So in this video, what I'm going to discuss is about the war ethics. क्योंकि हमें पता है इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड तीन इंपॉर्टेंट वॉर चल रही हैं. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर. 3 साल से लगातार वो वॉर चल रही है. सेकेंड, द वॉर अबाउट इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट. थर्ड, द वॉर इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट. अगर आप इसको देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर, वी हैव सेड दैट इट इज ऑफ कंटिन्यूअस नेचर, वो अभी खत्म नहीं हुआ है. Now, in this war, what we forget is the war is also about the ethics. So let's understand this war ethics की war ethics का मतलब क्या होता है. ठीक है, in this video, I am expecting you to decode a very important topic for the mains, that is war ethics. तो आइए समझते हैं कि war ethics है क्या करना है हमको war ethics में. So first of all, let's understand ये war ethics क्या है. ठीक है, war ethics. This term was first time used by the Bernard. तो उन्होंने एक ऐसे लिखा जहां पे उन्होंने वॉर एथिक्स के बारे में बात की. सो बेसिकली इफ यू डिकोड द वॉर, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई वॉर इज देयर. बेसिकली व्हाट लीड्स टू द वॉर. और ये जो वॉर पे लोग जाते हैं या जो कंट्री जाती है वो जा क्यों रहे हैं. इन व्हाट केसेस वी कैन गो फॉर द वॉर. Basically, if you ask me, it is about before, during, and after war. We will be analyzing all these three situations from the perspective of ethics. Now, when we talk about before the war, so you should have some right. You should have some right so that you can wage the war. क्यों आप वॉर वेज करोगे. फॉर एग्जाम्पल इन द रिसेंट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, इट वॉज ऑलमोस्ट नियर टू द वॉर. एस्केलेशन बहुत पीक पे चल रहा था बाय द टाइम पाकिस्तानीज एक्चुअली एक्सीडेड इंडियन रिक्वेस्ट फॉर द डीजीएमओ लेवल टॉक्स. नाउ हुआ क्या था, वी वर अटैक्ड, टेररिस्ट अटैक हुआ हम पे, एंड वी रिस्पॉन्डेड. और हमने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेसिमेट करके रिस्पॉन्ड किया. But at the same time, instead of cooperating with us on the terrorism side, the Pakistan responded with the military might. And we said, okay, now the military is involved, now our military will be responding to the military. Now, in this context, the escalation was increasing. So there, it was our right to do the self-defense. It was our right to respond to the terrorism. तो एक जस्ट कॉज इस्टेब्लिश किया. वरना मिडिल ईस्ट में कई बार ऐसे वॉर हुई हैं जहां पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए वॉर हुई. मेडिवल टाइम्स में टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए वॉर हुई. क्या वो एक जस्ट कॉज हो सकता है. इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द टेरिटरीज अगर आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए बात करते हैं. लेट्स एनालाइज द रशिया यूक्रेन वॉर एज वेल. रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने क्रीमिया पेनिनसुला एनेक्स किया. रीजंस दिए कि वहां पे रशियन पॉपुलेशन है, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है, देन वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एंड इफ दैट लोकेशन गोज इन द हैंड्स ऑफ वेस्ट और द नाटो, देन इट विल बी द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ रशिया. एंड इट वाज बीइंग सेड फ्रॉम द रशियन साइड कि वहां के लोग जुड़ना चाहते हैं. तो एक कॉज, इफ यू लुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स, दिस कॉज एक्चुअली डिफर्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आपके कॉज पे कई लोग अग्री करेंगे, कई लोग अग्री नहीं करेंगे. एंड इफ यू रिलेट this agreement disagreement, what has happened the very recent times, India has sent delegations to different countries aftermath of Pahalgam attack and the related operation Sindoor. और हमने वर्ल्ड कम्युनिटी में जाके अपना परसेप्शन पोर्ट्रे किया कि वाई द ऑपरेशन सिंदूर वाज देयर. हमने क्यों इतना हैवी प्राइस पे करने को मजबूर किया पाकिस्तान को. पाकिस्तान वाज कंसिडरिंग कि 48 आवर्स एंड इंडिया विल बी वाइप्ड आउट, but within the 8 hours surrender. So it is not about the might, it is about why we did it. It was the Pahalgam attack. वरना सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारे यहाँ खुशहाली थी, हमारे कश्मीर में टूरिज्म था, we were doing good. Now if we do not respond to the terrorist activities, इससे टेररिस्ट के हौसले बुलंद हो जाते हैं. And just to ensure the public, the people of India, that Indian government is capable enough to take care of yours, we responded.
So if you look first, you should see right to wage war. This should be just. And if you look it from the perspective of just war theory, okay, you can also say just ad bellum, okay, right to wage war or right to go to war. Just, okay, just ad bellum. Now, let's talk about the during the war. Now, during the war, what should be your conduct? What should be your conduct? So, it's about the conduct of the war. Okay? What conduct you prefer, what conduct you do, what rules you follow. Okay? Now, we will call it jus in bello. Okay, so it's jus in bello. Okay, jus in bello. Third, after war. So ethics after war, maybe what you have to do, maybe rehab, reconstruction, or you have to exchange prisoner of war. In any case, so it's about the ethics post war. Now you can also call it just post bellum. Just post bellum. The concept how you actually do before the war, during the war and after the war, that is just ad bellum, just in bello and just post bellum. These are the component of just war theory. So it is nothing but just war theory. So let's understand it one by one. What is actually right to go war? As I said that in Indo-Pak conflict, we responded to the terrorist attack. Now just look at our conduct. We did not target the military infrastructure of the Pakistan. We did not target the civilian infrastructure of Pakistan. It means within the conduct, we behave professionally. So Indian Army behaved professionally. On the other hand, when it is about the Israel-Hamas conflict, it is being said that the collateral damage of normal civilian is high. Collateral damage of normal civilian is high. So can we say that just in bello is not being followed? Basically, conduct during the war is not that apt. So basically, are we going for revenge or retribution, or it is a cause that we are fighting for? And जब हम revenge के लिए जाते हैं या जब हम retribution के लिए जाते हैं तो collateral damage high होता है. तो conduct is not certified. For example, conduct is not justified. For example, let's take another war, Russia-Ukraine war. We are talking about the peace. Within the war time, we are talking about the peace. Istanbul conference was going on and Russian and Ukraine people were about to meet. So what has happened over there? Just a day before the peace meeting, Ukraine carried out Operation Spiderweb. Now, Operation Spiderweb, Russia lost almost 41 strategic bombers. Of 41 strategic bombers, 7 billion of the cost is gone. And this too in the context of peace talks, do you think that peace talks will suffice? Or that peace talks will bring any kind of results? Certainly not. So, conduct was not right, if you give the example. At the same time, just relate this just in bello from the Kargil point of view. During the Kargil war, Atal Bihari Vajpayee ji, our honorable Prime Minister at that time, directed our army generals, directed our army, we will not cross the international border. हम LOC के पीछे से ही हम दुश्मनों को भगाएंगे. It huge cost we paid. We paid really huge cost in such cases. प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे? हमने दे दिया, ठीक है, हमने कैजुअलिटीज हमारी हुई काफी ज्यादा. हैड इट बीन सर्जिकल स्ट्राइक काइंड ऑफ थिंग, हमने पाकिस्तान को घूम के अटैक कर दिया होता, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया होता, it would have been easy for us, but we uphold the principles.
So when we talk about the war ethics, it's not about just before the war, just during the war. After the war as well, how do you behave? Prisoners of war, whether prisoners of war are being exchanged or their bodies. And if prisoner of war is being exchanged, क्या उसको कोई टॉर्चर किया गया है? क्या उसको सही से रखा गया है? क्या उसको रिक्वायर्ड बेसिक अम्यूनिटीज दी गई हैं? या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हमने उस ह्यूमन बॉडी को डीह्यूमनाइज कर दिया, उसको ह्यूमन की तरह देखा ही नहीं? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा. पाकिस्तान हैज डन इट. वी नो इट. So basically, war ethics by Bernard is more about answering the call of conduct and behavior during the war, after the war, as well as before the war. Okay, so now I will narrate you a story. Let's go back to the Mahabharata times. महाभारत टाइम्स में वॉर जब दोनों साइड से हो गया, श्री कृष्ण गए और वहां पे दुर्योधन ने उन्हें बांधने की कोशिश की, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी जो रश्मि रथी कविता में बहुत ज्यादा आपकी चली, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा. ठीक है, तो बेसिकली वहां डिसाइड हो गया कि वॉर होगी, याचना नहीं, रिक्वेस्ट नहीं होगी, अब रण होगा. तो वहां पे कंडक्ट दिखाया. बट अब जब ये क्लियर हो गया कि वॉर करेंगे, अगर आपको महाभारत का टाइम याद हो तो सारे जो हमारे रथी महारथी थे पांडवों की साइड से, कौरवों की साइड से, वो पहले एक शिविर में आए और उस शिविर में जाके वॉर के रूल्स डिसाइड हुए. सबसे बड़े थे भीष्म पितामह. तो उन्होंने रूल्स कैसे बनाए? भीष्म पितामह जी ने कहा, रात को युद्ध नहीं होगा, सूर्यास्त के साथ युद्ध अस्त होगा, उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाएगा. रथी से रथी टकराएगा, पैदल सैनिक से पैदल सैनिक टकराएगा और महारथी से महारथी टकराएगा. ये रूल्स डिसाइड हो रहे हैं, कंडक्ट डिसाइड हो रहा है वॉर का बिफोर द वॉर. ठीक है, देन पोस्ट, अगर जब वॉर खत्म हो गई है शाम को, तो लोग एक दूसरे से मिल भी सकते हैं क्योंकि एक ही परिवार में युद्ध हो रहा है. तो वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम. अगर मिलेंगे, क्या पता, जब देखो दो चीजें होती हैं, व्हेन वी मीट तो वॉर कभी भी एंड हो सकती है. इसीलिए रशिया ने उसके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स वाले एयर बेस पे ब्लास्ट होने के बाद भी, केमिकाजे ड्रोन्स का अटैक होने के बाद भी, स्पाइडर वेब के बाद भी, बट इट एंश्योर्ड कि इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के बाद भी वो जाके वहां पे बात करेगा. वहां पे एब्सेंटिज्म नहीं दिखाया इतने बड़े एक्शन के बाद यूक्रेन के, वहां पे बात की. सिमिलरली हम पाकिस्तान को अच्छा खासा पीट रहे हैं, बट वहां के जब डीजीएमओ ने हमसे रिक्वेस्ट की, लेट्स डी एस्केलेट, लेट्स स्टॉप, सीज फायर करते हैं, तो वी रिस्पॉन्डेड. दैट इज द रीजन ऑफ द जस्ट वॉर, कि आपका कंडक्ट बहुत स्मूथ रहता है, एथिकल रहता है. गेटिंग इट? आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, चाहे इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एंगल मिसिंग है. बट ये इंडिया की वैल्यूज हैं, द वैल्यू सिस्टम दैट इंडिया हैज, वसुधैव कुटुंबकम, है ना. स्ट्रेंथ रखना है, हमने जैसे बोला, शक्ति के मार्ग से शांति का मार्ग पे पहुंचा जाता है, शांति तक शक्ति के मार्ग से ही जाया जाएगा. मतलब हमारे पास वो सब कुछ है. वी कुड हैव डेसिमेटेड पाकिस्तान एंड वी डिड बेस्ट इन दैट स्मॉल एनकाउंटर, बट हमने उसको ओवर नहीं किया, हमने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चला दिया, हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स काफी ज्यादा नहीं छोड़ दिए हैं. गेटिंग इट? सो दिस इज व्हाट इट इज. तो जस्ट वार थ्योरी इज अबाउट हैविंग द जस्ट कॉज, जस्ट कंडक्ट एज वेल एज जस्ट आफ्टरमैथ. तो वॉर हो गई, तो वहां पे हमको कैसे बिहेव करना है? क्या हमको रिहैब के लिए हेल्प करना है? क्या प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्सचेंज करने में हेल्प करनी है? क्या हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक सिटीजन की तरह देख रहे हैं या एक आर्मी के कंपोनेंट की तरह देख रहे हैं? Citizen means humans. Getting it? So this is what we wanted to convey in the just war theory. Fair enough. Now there are different school of thoughts as well. So चलो आओ समझते हैं कि what school of thoughts we have. Okay. So first school of thought. So first school of thought is of realism. I belong to this class. ठीक है? I am quite realistic person. That's all I can say. Realism means these people consider national interest above global welfare.
Okay, so basically it's talk about national interest above the global welfare or moral concerns. बेसिकली व्हाट इट सेज, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द ग्लोबल वेलफेयर, नहीं यार मैं बम फोड़ूंगा, ये पाकिस्तानी आतंकवादी मिल जाएंगे, वो भी तो इंसान है, वो भी तो किसी के माँ के बेटे हैं, वो भी तो किसी के भाई बीवी हैं, सॉरी मतलब बीवी नहीं पति हैं, ठीक है, ठीक है, वेलफेयर के बारे में, तब मैं मोरालिटी दिखा रहा हूँ. बट रियलिस्ट स्कूल कहेगा नो, नो सच मोरालिटी, रियलिज्म, national interest is supreme. So in such cases we have to respond. Just take the example of Israel. Israel is the person, is the country which shows that national interest is above anything else. वो moral concern नहीं दिखाएगा कि गाजा में हंगर क्राइसिस है. नो, आई डू नॉट कंसिडर. तो एग्जाम्पल में यू कैन से इजराइल, ठीक है, ऑपरेशंस अगेंस्ट हमास ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रखा है रादर देन द हंगर स्ट्राइक, सॉरी नॉट स्ट्राइक, हंगर क्राइसिस, हंगर क्राइसिस ऑफ द गाजा, ठीक है. सो दिस इज द एग्जांपल. तो वहां पे वो रियलिस्ट है. फॉर एग्जांपल अमेरिका यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स ओवर द जापान, हिरोशिमा नागासाकी. America behave just like a realist. It's not about having the moral concern. It's about the national interest above anything else. Fair enough. Now, coming to the second school of thought, they will talk about pacifism. Okay? Pacifism. मतलब जैसा बोल रहा है कि शांति शांति शांति, ठीक है. Basically, they will talk about moral opposition to war. Basically this school of thought will say नहीं यार वॉर गलत, ठीक नहीं है, वॉर गलत नहीं, वॉर सही चीज़ नहीं है, ठीक है, वॉर के साथ इशू हो सकते हैं, बच्चों की जान जाती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होती है. तो दे विल लुक वॉर फ्रॉम द मोरल एंगल. बट द थर्ड स्कूल कम्स दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. इट वॉज अबाउट जस्ट वॉर थ्योरी. जस्ट टू रिपीट, so Bernard had said कि see, war ethics is about conduct of the war, before the war, during the war, after the war. And just war ethics, okay, just war ethics have used the word jus ad bellum, jus in bello, just post bellum. So JUS just ऐसे याद रख लेना, just at bellum for conduct during before the war, कि कैसे behave करते हैं, right to go to war, whether you have the reason to go for the war or not. Okay, for even during the Bangladesh crisis, okay, Bangladesh refugee crisis 1971, it was the Bangladeshi refugees who came into the India, and India had no other option but to install the order in the neighbor, and we defeated the Pakistan, and the creation of Bangladesh was there, the partition of Pakistan was there. So in that case situation, even we had the right to go war. Else they would have come to us. Our resources would have been depleted. Now, second case, what was the conduct during the war? Third, what we do post-war. It also matters. Okay, but when we come to just war theory, it has been given by Aristotle. Okay. Then it is also about Augustine. Okay, they participated in it. Fair enough. Done. Sorted. Now, when the war is there, is the only parties are involved? The question comes, is only parties are involved? Just look at the scenario. When there is a war, in reality, multiple stakeholders are there. For example, if Indo-Pakistan conflict is there, the infrastructure, for example, Tapi pipeline, which is coming from through the Pakistan, it will not be operational. Suppose India, Bangladesh having some issue. So what about the infrastructure BBIN that we are developing through the Bangladesh? Even that will be impacted. So the situation is that it's not only about the people. It's have effect on multiple things. To explain the same,
Let's understand double effect. Okay, doctrine of double effect. Now, doctrine of double effect says even though intentions are good, it can have negative impact morally. That is, it says even if intentions are good, it says intentions अच्छी है हमारी, but जो side effect है it can be morally bad. Okay, for example, in the Israel-Hamas conflict, Israel has each and every right to deal with the terrorist organization of Hamas. Hamas, whatever it did on the 7th of October, it is heinous. It should be revenged. But the problem is that Hamas is so embedded in the Gaza that even you cannot differentiate from a normal civilian to a Hamas fighter. They are so ingrained. You kill a Hamas fighter, there is a relative of civilian that is being lost. Now, if Israel kills the terrorist, even then it will have some moral side effect. It might be a case that 14-year-old terrorist is there. तो बच्चा है, वो मरेगा. टेररिज्म में है ना, इजराइल वाला गोली चलाने से नहीं रोक रहा क्योंकि वो रियलिज्म फॉलो कर रहे हैं. Now the problem is that intentions are good to kill the terrorist, but side effect is that a kid is being killed. Getting it? Now, similarly, if we look it from the perspective of the any terrorism, Indo-Pakistan, ठीक है? If suppose India fires missiles, we had been quite responsible, we behaved a professional army and we behaved like a superpower. We targeted only military infrastructure or terrorist infrastructure in any case. But had it not been the case, then civilian would have been impacted, then we say our intentions were good. But moral side effects are bad as well. So this doctrine is double side effect doctrine. Okay, or say doctrine of double effect. So a step will have two effects. First, intention, जो intentionally हम करना चाह रहे हैं. Second is the consequence may have some bad impact as well. For example, if you say me कि सर मैं वॉर करूंगा तो भाई एनवायरनमेंट भी तो खराब होगा, भाई सॉइल भी तो खराब होगी, बम गिरेगा वहां पे, ऐसा तो है नहीं नेक्स्ट डे से खेती शुरू कर दोगे, ओहो बम गिर गया चलो खेती करके आते हैं. दिस इज नॉट द केस. So it will have some bad impact. Fair enough. Now moving to the next topic of ours, let's understand John Rawls. What John Rawls has said. क्योंकि देखो एथिक्स के पेपर में थिंकर्स पढ़ने जरूरी हैं. तो एक तो हमने एरिस्टोटल पढ़ लिया अभी, अब हम चलेंगे जॉन रॉल्स के पास. ठीक है, जॉन रॉल्स ने क्या कहा. तो जॉन रॉल्स हैव गिवन इंटरनेशनल मोरल्स. ओके, कि व्हाट एवरीवन शुड फॉलो इंटरनेशनल इवेंट्स में. ठीक है, या एक तरह से बात कर रहा है कि कैसे हमें इंटरनेशनल मोरालिटी फॉलो करनी है. ठीक है, कैसे हमें इंटरनेशनल मोरालिटी फॉलो करनी है. फाइन. सो इट सेज फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट फॉर द सोवेरेनिटी. कह रहे कि वॉर होगी ही नहीं अगर आप रिस्पेक्ट फॉर द सोवेरेनिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू treat another country as a sovereign, then you have to keep it free, then you have to keep it independent. For example, if Taiwan is dealt as a sovereign country by the China, which it does not, it says one China policy, it's China directly says either today or tomorrow Taiwan will be the integral part of China. Getting it? Taiwan will be the integral part of the China. This is what the situation is for them. Now, in such situations, try to understand first that if any country is treated free, independent, and let them take decision for themselves, don't enforce your opinion on any country. Then there will be no chance of war. सबका भला हो, सबका सुखी रहो, यही तो है. सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया. तो हम तो वर्ड को भी यही बोलते हैं. Getting it?
तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट ट्रीटिंग कंट्री और रिस्पेक्टिंग द कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट फॉर sovereignty. Okay, now second, treaty compliance. What does a treaty compliance means? There is a treaty between different countries. Treaty of Versailles, remember? वो नहीं फॉलो हुई तभी तो जाके वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गई। रिमेंबर इंडस वाटर ट्रीटी वी वर फॉलोइंग टिल व्हेन? पहलगाम अटैक से पहले, है ना। बट पहलगाम अटैक ने वो कैरेक्टर चेंज कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टेट्स। तो ये कन्वेंशंस में था हमारे, तो हमने चेंज कर लिया। बट पाकिस्तान की साइड से एक रिस्पॉन्स क्या आया कि अगर आपने पानी रोका तो वी विल कंसीडर इट एज एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर 3 वर्ड्स हमने दिए, वो भी चुरा लिए। लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, पाकिस्तानियों को अंग्रेजी कम आती है। उनके सिचुएशन में या तो विन है या लर्न है, तो इंडिया से वो लर्न ही करते रहते हैं, इंडिया से विन नहीं कर सकते वो, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। चलो कोई नहीं, इंग्लिश सिखा दी, अपना ही बच्चा है। देन इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स, जब आप किसी देश को अपने इक्वल समझेंगे तो वॉर नहीं होगी। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूं। रिमेंबर इंडो मालदीव्स कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इंडो मालदीव्स कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था उसमें? मालदीव सेड कि गो इंडिया बैक, इंडिया गो बैक, इंडिया फाइटर्स विल नॉट बी देयर, इंडिया आर्मी पर्सनल विल नॉट बी हियर, है ना, वी डोंट वांट इंडियंस। वी डिड नॉट रिएक्ट टू इट, rather than just respecting the sovereignty, just respecting the things of the Maldives, we said okay, fair enough, we called people back and we continued with our policy of neighborhood first. It's an ethical policy only, ठीक है। and we followed the Gujarat doctrine as well, where we says we do good for our neighbors without expectations of reciprocals. हम reciprocals expect ही नहीं करते उनसे, ठीक है, हम reciprocals नहीं expect करते, it's completely fine to us, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट, हुआ क्या यहाँ पे कि ये इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स हर कोई नहीं करता, दैट्स व्हाई वॉर इज देयर। फॉर एग्जांपल आर्मीनिया एंड अजरबैजान, दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्व्स इक्वल। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया ये इक्वल नहीं कंसीडर कर रहे, तो इनके बीच में फ्रिक्शन हमेशा रहता है, ठीक है, फाइन। देन John Rawls has also focused on just war. First of all, he said that war should not be there, and if war is there, then there should be ethical, moral considerations about it. So it should be ethical, moral considerations about it. Fair enough? Got it? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, ठीक है। Now it says, if international morals are there, you cannot ignore human rights. Human rights. So John Rawls has put special focus on the human rights aspect. Okay, it's a human right aspect. Fair enough. Now the last but most important side. Okay, I will write it from the green only. John Rawls has also talks about the duty of assistance. So what is the duty of assistance? Duty of assistance says the states which are in order, order means जहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है, they should assist अदर कंट्रीज जो आउट ऑफ ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द श्रीलंका crisis, when the Tamil and Litte issue was there, okay, so we helped the Sri Lanka. When the Doklam was there, we helped the Bhutan as well. Be it anything, human assistance, disaster relief operations of India, HADR operations. We help
मीन्स दीज कंट्रीज आर आउट ऑफ ऑर्डर बट वी फॉलो ड्यूटी ऑफ असिस्टेंस. तो इन इंटरनेशनल एरिना वॉर विल नॉट बी देयर. फॉर एग्जाम्पल in the Indian Ocean region we help everyone, so no one can imagine we will have a war with them. पाकिस्तान की हम हेल्प करते हैं? नहीं करते. चाइना की हम हेल्प करते हैं? नहीं करते. तो उनसे वॉर होने के तब भी चांसेस होते हैं. जहाँ पे ड्यूटी ऑफ असिस्टेंस रहेगा, अच्छी बोनोहोमी रहेगी, अच्छी बातचीत रहेगी, रीजन मोरल्स रहेंगे, तो नहीं होगा. तो दैट इज द थ्योरेटिकल साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वॉर एथिक्स. आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड क्वेश्चन दिस ईयर ऑन दिस. या तो केस स्टडी में आ जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है कि इतना अच्छा कंटेंट अभी आप लोगों ने, मैंने भी जर्नल्स कुछ पढ़े हैं एंड आई विल नॉट से लाइक देयर इज वन पर्सन शैलेश हु हैज लिटरली हेल्प्ड मी ओवर हियर. तो हम लोग बैठे, हम लोग पढ़े, उसके बाद लाए हैं ना ये सब. तो बेसिकली द थिंग इज दैट वी हैव टू कीप आवरसेल्फ अपडेटेड इन एथिक्स. वॉर चल रही है, अच्छा वॉर एथिक्स कुछ होता है क्या टाइम, तो डू दीज थिंग्स. इंक्विजिटिव लर्निंग होनी चाहिए, क्यूरियस रहे हो हमेशा. यूपीएससी के सिलेबस में भी देखोगे ना, वो क्यूरियस एस्पिरेंट्स को डिमांड करती है. क्यूरियोसिटी में तभी तो काम करोगे, तभी तो इनोवेशन लाओगे. जो क्यूरियस नहीं रहेगा वो इनोवेशन भी नहीं ले आएगा यार. ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट साइड. देखो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से हो गया, थ्योरी हो गई, तो मतलब कुछ तो इश्यूज होंगे ना इन द वॉर. सो एथिकल इश्यूज इन द वॉर. चलो ओके, सो इट्स एथिकल इश्यूज इन द वॉर. ठीक है, सो वन बाय वन. फर्स्ट, dehumanization. If you look at the recent war, drone attacks, actually people are considered as just as a target. We are not considering them as a human. So ये ethical issue है. We are treating humans as an end. मीन्स नहीं, मीन्स तो दोबारा चेंज किए जा सकते हैं, मीन्स में रिफॉर्म लिया जा सकता है. नहीं, अगर कोई टेररिस्ट है तो टेररिस्ट है, उसको एलिमिनेट कर दो. हालांकि मैं ऐसी ही मेंटेलिटी रखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट को कभी जिंदा छोड़ना चाहिए, बट लिख फ्रॉम द एथिकल कंसर्न. लिखना तो ऐसे है ना. ठीक है, सो इट्स अबाउट डीह्यूमनाइजेशन. ह्यूमन एलिमेंट ही वॉर का खत्म होता जा रहा है. ठीक है, तो डीह्यूमनाइजेशन होता जा रहा है. सेकेंड, नाउ द वॉर इज नॉट अबाउट बीइंग जस्ट और नॉट, इट इज अबाउट पनिशिंग एंड रिवेंज. ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि हम वॉर में पकड़ के इन टेररिस्ट को या किसी एडवर्सरी को उसको पकड़ के एक ट्रायल चला रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. नो, यू किल्ड आवर पीपल, वी विल किल यू. एज सिंपल एज दैट, एज क्लियर एज दैट. सिमिलरली इफ यू रिवेंज देन पीपल विल बी सेटिस्फाइड. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहलगाम अटैक का होता, आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसको रिवेंज चाहिए था. People should know that what India can do, because that will create deterrence. So deterrence के लिए punishment and revenge बहुत ज्यादा जरूरी हो गया. Earlier, if you have the weapon, if you have the missiles, if you have everything, तो आपको deterrence वही बहुत है कि यार नहीं ये न्यूक्लियर स्टेट है, नहीं यार इसके पास ये है. But no, now you have to use your might. Only then you will be proven right. Getting it? Now, the third concerns weapons of mass destructions, nuclear bombs, bio attacks. These all are ethical concerns. एक छोटी सी गलती के लिए आप न्यूक्लियर चला दोगे. अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान ने कहा अरे मूर्ख ये क्या कर रहे हो, तो अर्जुन ने भी चला दिया. तो दोनों अगर टकराते वो ब्रह्मास्त्र पूरी पृथ्वी का तहस नहस हो जाता. तो भगवान ने रोक लिया उसको, अर्जुन ने तो वापस ले लिया, मूर्ख को वापस लेना नहीं आता था. तो अर्जुन बिहेव्ड एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री. सो बेसिकली इफ दीज वेपन्स कम इन नॉन रिस्पॉन्सिबल हैंड्स, नॉन रिस्पॉन्सिबल और नॉन स्टेट, स्टेट को तो आप अकाउंटेबल अपहोल्ड कर लोगे, बट व्हाट अबाउट दीज पीपल, किसी टेररिस्ट के हाथ में आ गई सारी चीजें,
तो एक एथिकल कंसर्न हमारे पास ये भी है. देन अगेन साइकोलॉजिकल कंसर्न. जस्ट look at the Gaza kids, Ukrainian kids. These people are out of school. Learning years का लॉस हो चुका है ना. The youth there एंटागनाइज कर दिया है एडवर्सरी के अगेंस्ट उनको. सो दे आर मोर अगेंस्ट द एडवर्सरी. एडवर्सरी को नहीं समझने की कोशिश कर रहे, ना इजराइल वाले ना हमास वाले. तो जो मिड पॉइंट बन सकता था वो ही खत्म होता जा रहा है. टॉकिंग टर्म्स जो बन सकती थी वो खत्म होती जा रही हैं. तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ द वॉर भी एक एथिकल कंसर्न है. ठीक है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट. फेयर इनफ. सो दीज आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व. ठीक है, फेयर इनफ. नाउ अपार्ट फ्रॉम इट लेट्स कंटिन्यू सम जनरल इश्यूज जिनको एथिक्स से लिंक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द वॉर. फेयर इनफ. देन एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इफ अगर इस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ गलत हो गया. गवर्नमेंट, यूजर जो आर्मी मैन उसे यूज कर रहा है, कौन? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? फेयर इनफ. देन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी होगा. फॉर एग्जाम्पल 41 strategic bombers of the Russia were wiped out by the Ukrainian drone attack. Almost 7 billion का उनका नुकसान हुआ. Had those 7 billion was invested in the Russian betterment, people of the Russia would have been benefited. But now 7 billion तो गया, अब उसको रिप्लेनिश करने के लिए इन्फ्लेशन के साथ में भी 10-12 बिलियन और लग जाए, तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन का नुकसान हो गया. और ये अगर 20 बिलियन कहीं पॉजिटिव साइड लगे होते तो वो एथिकल होता ना. तो प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई थिंकिंग वाली साइड पे. ठीक है, फेयर इनफ. नाउ एज डिस्कस्ड ऑलरेडी, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल लॉस, pollution and all and number of things. Fair enough. Now if the war is prolongated जैसे यूक्रेन में हुआ, तो there will be issue of governance, that is governance deficit. अब it will lead to trust down हो जाएगा people of the country. फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन, अब वो अपने प्रेसिडेंट पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये भाई वॉर रुकवा पाएगा कि नहीं रुकवा पाएगा. फाइन. सो वॉर एथिक्स वाज अबाउट द सेम. सो वी डेल्ट विद द एथिकल डिलेमास. नेशनल इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट है, क्या करें? ह्यूमन राइट्स हैं, रिवेंज है, किसको पहले रखें? हाउ टू मिनिमाइज द कोलेटरल डैमेज? शैल वी रिस्पॉन्ड और नॉट? कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्ड करना है? दीज वर द डिलेमास. इश्यूज से हम डिलेमा बना लेंगे. थ्योरी में हमने जॉन रॉल्स पढ़ लिया. ठीक है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप द सेशन. फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट कि वॉर एथिक्स कहाँ कहाँ यूज होती है. तो इट्स बिफोर द वॉर, ड्यूरिंग द वॉर, आफ्टर द वॉर. तो बिफोर द वॉर वी कॉल जस्ट वॉर थ्योरी के 3 कंपोनेंट्स हैं. जस्ट एट बेलम, जस्ट इन बेलो, जस्ट पोस्ट बेलम. तो जस्ट एट बेलम टॉक्स अबाउट द बिफोर द वॉर, राइट टू वेज वॉर, क्या वो वॉर राइट कॉज के लिए की जा रही है. ड्यूरिंग द वॉर कंडक्ट कैसा है वॉर का, ठीक है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, शाम को युद्ध समाप्त हो रहा है या अभिमन्यु को 7 महारथी मिलकर काट रहे हैं, मार रहे हैं. दिस इज व्हाट इट इज. जस्ट इन बेलो. एथिक्स रिहैब करने में हेल्प कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे हम देख रहे हैं. जस्ट पोस्ट बेलो. ठीक है. देन वी स्टडीड अबाउट स्कूल ऑफ थॉट्स. तो पहला स्कूल ऑफ थॉट था रियलिज्म. ठीक है. दूसरा स्कूल ऑफ रियलिज्म बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट हमारे मोरल कंसर्न से ऊपर रहेंगे.
इट डजेंट मैटर अगर कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज होते हैं, हमें नेशनल इंटरेस्ट अपहेल्ड करना है। फॉर एग्जांपल इजराइल्स ऑपरेशन इन गाजा एंड हिंडर क्राइसिस ऑफ गाजा, तो इजराइल कह रहा है मेरे ऑपरेशन ज़्यादा ज़रूरी हैं। देन पैसिफिज्म, वो मोरल अपोजिशन करते हैं वॉर का। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो गांधी जी। देन जस्ट वॉर थ्योरी अरिस्टोटल एंड ऑगस्टीन ने दी थी, जो हमने पीछे पढ़ी, जस्ट एट बेलो, जस्ट इन बेलो, जस्ट पोस्ट बेलम, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट, कई बार हमारी वॉर करने की इंटेंशन गलत होती है बट उसका साइड इफेक्ट भी होता है मोरल लेवल पे, फॉर एग्जांपल सिविलियन कैजुअलिटीज इन मिलिट्री एक्शन, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ जॉन रॉल्स ने दिया हमारा इंटरनेशनल मोरल्स, उन्होंने क्या कह दिया, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, कि एक कंट्री दूसरी सोवरेनिटी की हेल्प करे, रिस्पेक्ट करे। सेकंड, ट्रीटी कंप्लायंस, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस टूटनी नहीं चाहिए थी। इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, दो स्टेट्स को इक्वल देखोगे तो उनकी बात समझने की कोशिश करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करोगे, कंप्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करोगे, रादर देन इंटीग्रेट। तो अच्छे तरीके से यहाँ मेरे को लगता है अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर इक्वल रहेंगे तो एक कंट्री दूसरे को डोमिनेट नहीं करेगी, ना कंप्रोमाइज करवाने की कोशिश करेगी, रादर देन कंट्रीज का क्या रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे एक दूसरे के इश्यूज और उससे जाके सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ द इश्यूज, ठीक है। जस्ट वॉर वी हैव ऑलरेडी हर्ड एरिस्टोटल एंड ऑगस्टीन की। देन ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना है। देन ड्यूटी ऑफ असिस्टेंस, जिन कंट्रीज में ऑर्डर ठीक है वो उनको असिस्ट करना चाहिए अपने आसपास की उन कंट्रीज को जहां पे ऑर्डर ठीक नहीं है, ठीक है। देन एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, डिह्यूमनाइजेशन, पनिशमेंट रिवेंज के चक्कर में हम डिटरेंस अब करके दिखाना पड़ रहा है। पहले क्या होता था, आपके पास वेपन है, आपके पास आर्मी है, तो डिटरेंस रहती थी। अब उनसे एक्शन करना पड़ रहा है, उसके लिए पनिशमेंट एंड रिवेंज लेना पड़ रहा है, ठीक है। थर्ड, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स, बायो अटैक्स वाले वेपन्स जो होते हैं, बायो वेपन्स, ये सब नॉन स्टेट्स और नॉन रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में नहीं जाने चाहिए, ठीक है। एथिकल इश्यूज में है ये। देन साइकोलॉजिकल, कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, एडवर्सरी को हमेशा ही नेगेटिव देखेंगे, तो ये जो इन परपिचुटी ये दुश्मनी चलती रहेगी। जैसे इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, वो इसीलिए क्योंकि बच्चों के दिमाग में भर गया कि इसराइल गलत है, इसराइलीज के दिमाग में भर गया कि फिलिस्तीनी गलत है, ठीक है। अरे हमास गलत है, फिलिस्तीनी गलत नहीं है, टू स्टेट नेशन थ्योरी वहां पे लगेगी, ठीक है। देन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जनरल इश्यूज में कुछ, एडवांस टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी या यूजर रहेगा, ठीक है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, वो भी एक इशू है। देन नेचुरल एनवायरमेंट लॉस भी होता है, बम फटेगा तो ऐसा तो है नहीं, नेचर पे कोई नुकसान नहीं होगा। देन गवर्नेंस डेफिसिट होगा, जहां पे वॉर चलेगी वहां पे कंट्री के लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे कम जाएगा अगर वो बहुत ज्यादा प्रोलोंगेटेड वॉर चल रही है, ठीक है। क्लियर? सो वी हैव समराइज्ड होल लेक्चर। वॉर एथिक्स पे कोई सा भी क्वेश्चन आए, इतने कंटेंट से आपको बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स ऑल आई कैन से। महाभारत के बीच में एनेक्डोट मैंने शेयर किया था, मत रोकना, उसे मत भूलना। सेकंड, एक लास्ट में मैं आप लोगों से अंगुलीमाल की स्टोरी जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो अंगुलीमाल के साथ क्या हुआ था कि he just said to the saint, the Buddha, okay, so he said कि रुक जा। तो सेंट रिप्लाइड, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तो इट हैड ग्रेट इम्पैक्ट। सो अंगुलीमाल क्या करता था, लोगों को लूट के उनका अंगूठा काट के अपनी माला लगा लेता था। तो जितने उसने लोगों को लूटा उतने अंगूठे उसकी माला में लगते थे। तो इसी को देख के भगवान ने उनको बोला कि यार, सेंट ने उनको बोला मैं तो रुक गया आपके कहने पे, अब तुम कब रुकोगे, कब तक ये अंगूठे लगाओगे? इट हैड ग्रेट इम्पैक्ट। तो जस्ट ये वॉर एथिक्स भी ये कहती है, वॉर शुरू तो हो गई, कर तो रहे हो, रुकना कब है ये भी जानना जरूरी है। ऑन दिस नोट मुझे यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा क्योंकि लेक्चर हो गया है ओवर। आई होप दिस वैल्यू एनरिचमेंट क्लास हैज सर्टेनली हेल्प्ड यू। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।